हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो भैया प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 पे हम आए हैं और इस लेक्चर 3 में हम आज बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्या होता है सॉल्युबिलिटी, क्या होता है सॉल्युबिलिटी का रहस्य। आज हम इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी का पूरा रहस्य देखेंगे और उसमें एक लॉज है हेनरी लॉ और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मतलब आज बोला जाए तो हम लोग पहुँच जाएंगे उस सीमा पे जिस सीमा का नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आज हम पहुँच जाएंगे और हम लोग कई सारी लॉज में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मतलब ये चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है और ब्रॉड होने के साथ साथ बच्चा ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और समझने वाला है चैप्टर। समझने, हालांकि मैं ये बोलना चाहिए कि मुझे ये बोलना चाहिए कि मूल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आज स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मतलब यार ये सारे चैप्टर समझने के लिए होते हैं, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंसंट्रेशन होते, कितने मन लगाते, कितने कंसंट्रेशन होते ये वीडियो तो आप देखते हो, कितने दिमाग लगाते आप सवाल को प्रैक्टिस करते हो। तो दैट मैटर, ये मैटर है कि भैया कि आप अपनी तरफ से कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो। हर वो सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट तो आपको देना है, हर एक सब्जेक्ट तो आपको देना है। तो भैया चलो ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है, दी कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो भैया आप तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करिए। देखिए क्या आ रहा है, देखिए भैया बिना सॉल्व किए कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए भैया मैं तो बोलूँगा ही कि भैया सॉल्व करिए, सॉल्व करने का प्रयास किया जाए पूरा। देखो बोला है दी कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर विल बी। ये करीब करीब 1957 का क्वेश्चन है। अरे यार 1957 1997 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला क्या है, दी कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर विल बी। मतलब ये पूछ रहा है कि भैया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब भैया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के लिए मैंने कुछ बताया था। नहीं सर याद नहीं आ रहा। अरे सर क्या बताए हो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के लिए, याद नहीं आ रहा भाई। मैंने बोला क्या था, जिस फार्मूले में वॉल्यूम का टर्म आ जाए, वॉल्यूम का टर्म आ जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मैंने क्या बोला था, जिस फार्मूले में वॉल्यूम का टर्म आ जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और जिसमें नहीं आए वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बंदे ने पूछा क्या है सवाल में, द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट। भैया हाईलाइट करो ये चीज कि पूछा क्या है बंदे ने, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता है ऑफ टेम्परेचर विल बी। मतलब इन चार ऑप्शन में टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है। तो भैया नॉर्मेलिटी का क्या हमने कल फार्मूला पढ़ा है, नॉर्मेलिटी का क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे यार यही तो पढ़ा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम का टर्म आ गया, मतलब यार ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और पूछा क्या है, इंडिपेंडेंट, जो नहीं करता है वो बताना है। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हमने बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम का टर्म आ गया, मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मोलरिटी पे आ जाते हैं। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसमें भी वॉल्यूम टर्म आ गया, तो मतलब मोलरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
हाँ, ये बात तो आपने सही बोला, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाए बी। मेरा आंसर क्या हो जाए बी। देख लो, समझ लो, कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। भाई नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मान लो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दिया होता, मान लो यहाँ पे स्ट्रेंथ दे दिया होता, तो भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ के फार्मूले में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जिस फार्मूले में वॉल्यूम का टर्म आएगा वो फार्मूला टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो मतलब हमें क्या बताना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब हमें टेम्परेचर जिस पे ना डिपेंड करे वो किस पे नहीं डिपेंड करेगा, जब वॉल्यूम नहीं आएगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो भैया मोलरिटी में वॉल्यूम का टर्म आया नहीं, तो मतलब मोलरिटी जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। वाह सर, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिस। डाइबेसिस मतलब दो, ठीक है। तो डाइबेसिस मॉलिक्यूलर वेट 200 ग्राम, ठीक है। तो ये डाइबेसिस है, डाइबेसिस तो ही है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 200 दिया है। शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी। अरे सर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब सवाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है, क्या कह दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। हटाओ, ये मत करना यार, पेपर में पहले पढ़ना, 2 बार पढ़ना। बोला क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिस। तो डाइबेसिस मतलब कहीं ना कहीं दो, मान लो कोई भी एटम हो रहा तो वो डाइबेसिस मतलब 2H हो रहा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 200 ग्राम दिया है। शुड बी प्रेजेंट इन वॉल्यूम क्या दे दिया है, 100 ml। भैया लिखो 100 ml, और नॉर्मलिटी क्या दे दिया है, n मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मलिटी 0.1 दे दिया। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिस। चलो क्या करते हैं, ml दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 200 ग्राम। चलो करते हैं मोलरिटी का हमने कल क्या पढ़ा, सुनो, हमने मोलरिटी क्या पढ़ा है, मोलरिटी इक्वल टू क्या पढ़ा है, रुझो नॉर्मलिटी, हाँ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर पढ़ा है, हाँ ये पढ़ा है। तो नॉर्मलिटी 0.1 दे दिया है, मोलरिटी डाइबेसिस है, n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो m इक्वल टू 0.1/2 हो जाएगा, तो मतलब 1/20 हमारा मोलरिटी आ जाएगा। देख लो सही है या कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, देख लो भैया सही है, यहां तक सही है ना। अरे यार मोलरिटी इंटू n फैक्टर मैंने क्या किया, नॉर्मलिटी हमने कल पढ़ा था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर पढ़ा। नॉर्मलिटी कितना दे दिया है, नॉर्मलिटी हमारा दे दिया है 0.1, देखो नॉर्मलिटी दे दिया है 0.1, तो हम नॉर्मलिटी 0.1 रख दिया, ठीक है। मोलरिटी और n फैक्टर डाइबेसिस का कोई भी डाइबेसिस है तो उसका n फैक्टर 2 होगा, तो मोलरिटी क्या आ जाए 0.1/2 मतलब 1/20 आ जाए। तो भैया मोलरिटी यहाँ से क्या आ गया 1/20, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये हटाओ, अब हम यहाँ पे मोलरिटी का फार्मूला लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है यहाँ पे ml में दिया है 100 ml, मोलरिटी कितना आ गया 1/20 रख दो, इक्वल टू वेट निकालना है, देखो लिखा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिस, तो वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे दिया है 200 देखो मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 200 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया 100, ठीक है, 100 दे दिया है। तो जब इसे काटो रे पीटो रे क्या मिलेगा
जीरो से जीरो गया गया, यहाँ से 80 यहाँ गया, ठीक है। और देख लो क्या बचा, 1/20, 1/20 इक्वल टू W/20, 20 से 20 गया तो हमारा वेट क्या आ गया, 1 ग्राम, वेट क्या आ गया, 1 ग्राम। देख लो भैया, देख लो आपके सामने वेट आ गया 1 ग्राम। देख लो हमने क्या किया है, पहले मोलैरिटी निकाल लिया है, फिर मोलैरिटी का फार्मूला लगा दिया है, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, वेट, क्या निकाल लिया है, वेट। फिर बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH शुड बी एडेड। भाई PYQ है, मजाक मत लेना, PYQ हम करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी PYQ में है, ये भी PYQ में है, और ये भी है, ठीक है। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH मेथनॉल, ठीक है, शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CH3OH। मतलब वॉल्यूम कितना दे दिया है, 150 ml दे दिया है, ठीक है, हाँ दे दिया है। और क्या बोला है, मोलैरिटी कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम, मतलब वेट पूछा, तो सिंपली हमने क्या किया, मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, ठीक है, ठीक है। मोलैरिटी कितना दे दिया है, 2, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट CH3OH का निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट 32 आ जाएगा, तो 32 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया, 150, 0 गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लो क्या करते हैं, हाँ, चलो एक काम करते हैं, आप सॉल्व करते हैं। तो W इक्वल टू 15 इंटू 32 अपॉन 100 कर देते हैं, अपॉन 100, इन दोनों तो मल्टीप्लाई करो, तो 15 30, तो 0 3 हासिल हो जाएगा, और 15 3 45, 46 आता है 48, 480 आ जाएगा, 480 मतलब 4.80 आ जाएगा, समथिंग देख लो, 15 30 0 3 आंसर, 15 30, हाँ ठीक है, समथिंग यही आ रहा हो रहा है 4.80, समथिंग देख लो भैया, हाँ भैया देख लो यही आ रहा है 4.80, मतलब 4.8 ही मानो, ठीक है, 4.8 ही मानो, 4.8 आ रहा है। अरे भाई ओ लल्ला, देखो एक गलती हुआ, 2 कहाँ गया, 2, 15 इंटू 32 इंटू 2, अरे यार मान लो 4.8 आया, 4.8, अरे यार थोड़ा अच्छे बताए, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्यूशन में। सुन अच्छे से एक बात दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ा हूँ, ठीक है, ml में है, ठीक है, यही पढ़ा हूँ। मोलैरिटी 2 दे दिया है, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 32 आ गया, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 32 है, वॉल्यूम कितना है, 150 है, 0 कैंसिल आउट, ठीक। फिर मान लो चलो तुम्हारे सॉल्व करने के हिसाब से बता दूं, चलो ऐसे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 W इक्वल टू 15 इंटू 32, हमने यही कर दिया, 2 भूल जा, इंटू 2, तो वेट क्या आ जाएगा, 15 इंटू 32 इंटू 2 बाई 100, तो यहाँ पे क्या आ जाए, इन दोनों तो मल्टीप्लाई किए थे तो 480 आया था, इंटू 2 बाई 100, अभी हमने इससे पहले किया था, तो 482 मतलब 960 आ जाएगा, 960 बाई 100, और ये आ जाएगा 9.6 करेक्ट आंसर हो रहा है, 9.6, वेट कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम आ जाएगा, 9.6 ग्राम आ जाएगा आपका वेट, आपका करेक्ट आंसर 9.6 ग्राम होगा। देख लो भाई, देख लो, हमने 3 क्वेश्चन करवाया है, आपका कितना सही गया भाई। अब ये आप बताओ कि भाई इसमें हमारा कितना गड़बड़ हुआ और कितना सही हुआ, अगर गड़बड़ हुआ तो किस रीजन से गड़बड़ हुआ, और अब आगे से प्रयास करना कि भैया गलती ना होने पाए वो चीज़, क्योंकि यहाँ गलती हो जाए चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए भैया लल्ला,
वो गलती नीट के पेपर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हो जाए चलो ठीक है कर लो, ठीक कर लो, तीनों PYQ है, ठीक है। अब चलो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी देखो भैया, आज रही बार वर्षा हो रही है, वर्षा मतलब समझते हो ना सर, बारिश, हाँ बारिश हो रही है, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, पहले से ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा लेने तो सोचो इतना भेज के आए फिर उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। चलो अब हम आज का टॉपिक क्या था, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या बोलता है, सॉलिबिलिटी क्या बोलता है, सॉलिबिलिटी ये बोलता है कि लाओ लिख के बता दें, जो 1 मिनट देना, 1 मिनट देना समय। चलो भैया आ जाए। देखो सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, अब देखो सॉलिबिलिटी तो हम इस तरह डिफाइन दे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, एक दिए गए सॉल्वेंट में हम जितना सॉल्यूट तो डाल के डिजॉल्व कर लें, और अगर वो डिजॉल्व हो जाए तो उसी तो हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी। लेकिन वो एक टेम्परेचर और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक तो होता है टेम्परेचर और प्रेशर जो हो रहा कांस्टेंट में हो रहा, और लिख के बताते हैं ज़्यादा समझ में आ रहा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolve in a maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent at given constant temperature and pressure। ये हो जाएगा हमारा सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या बोलता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब एक मान लो फ्लास्क ले लो, इसमें सॉल्यूट उतना डालो जितना सॉल्वेंट अपना डिजॉल्व कर ले। मान लो ये सॉल्वेंट है, आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट ऐड कर रहे हो भाई, सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, मतलब ये फ्लैट में जितना सॉल्वेंट है, जितना अमाउंट मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। मतलब यार तुम्हें दो आम खाने की जगह है, अब तुम्हें 4 आम खिला दिया जाए तो नहीं डिजॉल्व कर पाओगे, मतलब मैक्सिमम तुम उतने ही खा पाओगे जितना तुम्हारे अंदर पेट में जगह है। तो वही चीज बोला है, सॉल्वेंट की उतनी औकात है जितना सॉल्यूट, तो मतलब जितना सॉल्वेंट डिजॉल्व कर सकता है, मतलब सॉल्वेंट की औकात कितना है जितना सॉल्यूट तो डिजॉल्व कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि सॉल्वेंट डिजॉल्व कर सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट पे हो रहा। चलो ठीक है, सॉलिबिलिटी तो बता दिए। अब इसके बाद क्या बताना है भैया, सॉलिबिलिटी मान लो बता दिए, अब इसकी कोई यूनिट फिक्स नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि सॉलिबिलिटी की कोई यूनिट फिक्स होती है तो ऐसा नहीं होता भैया, सॉलिबिलिटी की यूनिट कभी फिक्स नहीं होती है, सॉलिबिलिटी की यूनिट कभी भी फिक्स नहीं होती। सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर में भी हो सकता है, मोल पर ml में भी हो सकता है, मोल पर किलोग्राम में भी हो सकता है, मोल पर ग्राम, मतलब इसकी यूनिट डिसाइड करेगा फार्मूले में। जब क्वेश्चन बन के आएगा, क्वेश्चन फ्रेम होते आएगा, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो उसमें कैसा यूनिट दिया है। अच्छा मोल पर लीटर में दिया है तब तो सर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है भाई। कॉन्सेप्ट तुम्हारा तो एक ही लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही लगने का है, बस ये है कि ये यूनिट इसका कभी एक नहीं होता,
क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग की यूनिट इसकी दी हुई थी। इसकी यूनिट मोल पर लीटर भी होता है, मोल पर लीटर भी होता है, मोल पर ml भी होता है, मोल पर ml भी होता है, या मोल पर किलोग्राम में भी होता है, मोल पर ग्राम में भी हो सकता है। तो मतलब भैया इसकी यूनिट तो फिक्स नहीं होती है कि तुम्हें लगता है कि मोलरिटी की यूनिट मोलर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी यूनिट डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे किस हिसाब से वो यूनिट दे रहा है। अगर उस हिसाब से मोल पर लीटर के हिसाब से दे रहा है तो आपको मोल पर लीटर के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर बाय द वे मोल पर किलोग्राम के हिसाब से दे रहा है तो आपको मोल पर किलोग्राम के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर मोल पर ml के हिसाब से दे रहा है तो मोल पर ml के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। मतलब दैट मीन कि यूनिट इसका कोई फिक्स नहीं है, इसकी यूनिट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन पे किस तरह यूनिट का दिया हुआ है, यूनिट किस तरह दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको यूनिट करना है। ठीक है, चश्मे वाली प्रॉब्लम है भाई मुझे। चलो ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। अरे सर वही तो नहीं आप बता रहे हैं। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, और सुपर ये तो ही नया आया होगा, नया टर्म बताएंगे। नहीं 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 भैया, ऑर्गेनिक में मत जाओ यार, इनऑर्गेनिक में रहो, फिजिकल में रहो, सॉरी। देखो सॉल्यूशन जो होता है भैया, सॉल्यूशन होता है एक सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, एक सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है भाई। हाँ अब क्लियर हो जा भाई, क्लियर हो जा भाई। तो मैंने क्या बोला, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब पहले हम आते हैं अनसैचुरेटेड। हम पहले आते हैं अनसैचुरेटेड। मिटा रहे हैं भैया, सॉल्युबिलिटी मिटा रहा हूं, या ये अभी मैं मिटा रहा हूं, यूनिट यूनिट यहां लिख देता हूं। मोल पर लीटर, मोल पर ml, मोल पर ग्राम, मोल पर केजी, इसकी यूनिट होती है। अब पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताऊंगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताऊंगा। ये क्या बोलता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute can be added या dissolve in a given solvent at constant temperature and pressure। ठीक है, ये होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब किसी भी फ्लास्क में मान लो सॉल्वेंट है, तुम्हें सॉल्यूट जो है और ज्यादा ऐड करना है। मान लो ये फ्लास्क है, अब इसमें तुम्हें और सॉल्यूट ऐड करना है, मान लो और सॉल्यूट ऐड करना है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम ऐड कर सकते हो किस सॉल्यूशन में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, नो मोर। अब भैया मेरे इससे ज्यादा खाने की औकात नहीं है, तो मतलब इसका डिजॉल्व करने का औकात अब नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल तो अब इससे ज्यादा नहीं डिजॉल्व कर सकता, मतलब नो मोर सोल्यूट can be dissolved in a given solvent। अब इससे ज्यादा औकात नहीं है,
अब इससे ज़्यादा औकात नहीं है कि ये डिजॉल्व कर जाए, ये सॉल्यूट पार्टिकल तो डिजॉल्व कर जाए। मतलब ये क्या बोला है भैया, अब मेरे औकात नहीं है कि सॉल्यूट पार्टिकल तो अब इससे ज़्यादा हम डिजॉल्व कर ले जाएं। अनसेचुरेटेड में बोला अभी औकात है, अभी सॉल्यूट पार्टिकल तो और भेजो और डिजॉल्व करना है। चलो ठीक है। सेचुरेटेड में क्या बोला भाई, अब मेरे पास नहीं है, अब इनफ है, अब बस सफिशियंट हो जाए, अब इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं, ले जाओ इसे सॉल्यूट पार्टिकल को। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ये हो गया, अनसेचुरेटेड ये हो गया। अब आता है सुपर सेचुरेटेड। अब इतना मालूम पड़ जाओगा कि भैया, इतना मालूम पड़ जाओगा इसमें मैक्सिमम हो रहा, तो सुपर सेचुरेटेड मतलब मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं या डिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। तो लिख देते हैं भैया, ये हटा रहा हूं भैया सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन, नोट कर लो अपने। अब तीसरा डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। और सुपर सेचुरेटेड बोलता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। भैया मिनिमम, ज्यादा नहीं, अब कम से कम अमाउंट में सोल्यूट को ऐड कर सकते हो इन अ गिवन सॉल्वेंट, इन अ गिवन सॉल्वेंट। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है लल्ला, सुनो सुनो सुनो, अब बोलो मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, दैट कैन बी डिजॉल्व। अब तुम बहुत कम से कम मात्रा में डिजॉल्व कर सकते हो, कहाँ पे, इन अ गिवन, इन अ गिवन सॉल्वेंट, इन अ गिवन सॉल्वेंट एट गिवन, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो गया सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। भैया इतना समझ में आया सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसकी यूनिट समझ में आ गई कि भाई इसकी यूनिट तो ही फिक्स नहीं होती है, क्वेश्चन के हिसाब से इसकी यूनिट तो हम अरेंज करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूशन आया, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेचुरेटेड में no more solute can be dissolved in a given solvent at constant temperature and pressure. Super saturated, minimum amount of solute that can be dissolved in a given solvent at given temperature and pressure, at given and temperature and pressure। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है भैया। इतनी बातें समझ में आई ना, नोट कर लो, इतनी बातें नोट करो। ये सारी चीज नोट करो भाई। नोट कर लिए भैया। चलो यहां पे एक टर्म लिख देना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सेचुरेटेड में दोनों का सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का रेट जो होता है बराबर होता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, सेचुरेटेड में होता है। अब उसके बाद हम सॉल्बिलिटी के नए दौर पे आ रहे हैं, मतलब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है सॉल्बिलिटी के अंदर।
अब उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है भैया, वो कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? सॉलिबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड, इतना तो ही ऑफ सॉरी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हाँ ये पहला है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये समझने का प्रयास करो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेनरीज लॉ इस पे पूरे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हेनरीज लॉ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट का मतलब आगे इसी पे ही है, इसी पे बेस्ड है, मतलब इसे समझना जरूरी होता है। देखो ये जो सॉलिड होता है बच्चा, ये जो सॉलिड होता है ये सॉल्यूट होता है, क्योंकि अब अपनी स्पीड थोड़ा मैं भी कम करूँगा क्योंकि समझना है, ठीक है। और लिक्विड जो होता है सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे सॉलिड जो होता है सॉल्यूट होता है, लिक्विड जो होता है सॉल्वेंट होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे जिस टर्म पे हम बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म पे पूरी बात करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सुनो 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 सुनो, सॉल्यूट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये चीज़ है पूरा, ये चीज़ हमें पूरा इसमें पढ़ना है। लेकिन सर पहले इसमें मतलब इसमें डिपेंडेंसी देखो पहले, ये किस पे फैक्टर, मतलब इसका जो होता है फैक्टर डिपेंडेंस देखो, ये किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब किस किस चीज़ों पे डिपेंड रहता है। तो फैक्टर डिपेंड ऑन दी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पहला फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा फैक्टर होता है, नहीं यही बताते चलें फिर आगे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का सबसे पहला, तुमने अभी तक अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें तुम्हें एक शब्द दिखाया होगा, लाइट डिजॉल्व लाइट, लाइट डिजॉल्व लाइट, लाइट डिजॉल्व लाइट। हाँ सर ये सुना लगा, मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व हो रहा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व हो रहा। मतलब पोलर सॉल्वेंट जो होगा, पोलर सॉल्वेंट जो होगा, पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में, मतलब पोलर वाले में ही डिजॉल्व होगा। मतलब पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। मान लो पोलर मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व हो रहा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा। मतलब भैया लाइट डिजॉल्व, लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे तैसा, मतलब अगर पोलर है तो पोलर में ही डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर है नॉन पोलर में ही डिजॉल्व करेगा। इसका मतलब पोलर नॉन पोलर में कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। मान लो पोलर सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो मतलब एक दूसरे में अगर डिजॉल्व करवा दिया जाए तो नहीं डिजॉल्व हो रहा। कैसे भाई, सॉल्वेंट ऑयल भी होता है और वाटर भी होता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ऑयल जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दोनों तुम मिला दो नहीं मिलेगा। तो मतलब पोलर सॉल्वेंट में ही मिलता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलता है। समझ में आ गया भैया कि मतलब पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट में ही मिलता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर। अब सुनो, पोलरता पोलरता भैया, वो जो क्या बोलते हैं इस शब्द, हाँ वो थोड़ा हम मूवमेंट के चक्कर में मैग्नेटिक मूवमेंट याद आ रहा था, पोलर था डाइपोल मूवमेंट था, तो मुझे मेरे दिमाग में चला मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं बोला हूँ नहीं, डाइपोल
शब्द ही नहीं आता, कभी कभी होता नहीं, माइंड में चलता रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड सब आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आता। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है कि मैं डायपोल मूवमेंट बताना चाहता हूँ लेकिन दिमाग में आ रहा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, जनरली चीज़ है। तो पोलर का डायपोल मूवमेंट जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता, मतलब कभी भी जीरो के बराबर नहीं इक्वल होता है, मतलब पोलर का डायपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है, और नॉन पोलर का डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होता है, ये बात नोट कर लो। नॉन पोलर मतलब पोलर का डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा और नॉन पोलर का डायपोल मूवमेंट जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ, लाइट डिजॉल्व लाइट, मतलब भैया इसका ये कहने का मतलब होता है, मास्टर कहाँ गया रेड वाला, हाँ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे दोनों बोला है कि भैया जो नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो जा तो पोलर सॉल्वेंट में ही, डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब भैया जो पोलर सॉल्यूट होगा पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो जा, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व किसमें हो जा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब पोलर में हो जा, नॉन पोलर में हो जा, पोलर में होता है, नॉन पोलर मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट में पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो जा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो जा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद ये समझो, देखो इसमें तुम्हें क्या मालूम पड़ गया कि इसमें जो जब पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट जब एक दूसरे को डिजॉल्व करते, मतलब भाई मतलब सुनो करना क्या, पोलर सॉल्यूट जब डिजॉल्व हो जाए पोलर सॉल्वेंट में तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा, मतलब पोलर में जो बॉन्ड बनता है तो वैलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब पोलर और पोलर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वैलेंट बॉन्ड। ऐसा नहीं लगता है कि भैया इन दोनों की डिपेंडेंसी किस पे नजर आ रही, पोलरिटी पे, मतलब यार ये पोलर नॉन पोलर पे डिपेंड कर रहे हैं ना, मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, पोलर में डिजॉल्व हो जा, नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जा, मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये डिपेंड कर रहे हैं पोलरिटी पे, मतलब दैट मीन ये डिपेंड किस पे करते हैं, पोलरिटी, मतलब इट डिपेंड ऑन पोलरिटी। मैं ये चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना, मतलब इट डिपेंड ऑन पोलरिटी, इट डिपेंड ऑन पोलरिटी, और पोलरिटी में दो पोल आते हैं, एक पोलर आता है एक नॉन पोलर आता है, और एक नॉन पोलर आता है, ठीक है, पोलर आता है नॉन पोलर आता है। अच्छा नॉन पोलर के बीच में तो ऐसा बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, बस इतना तुम समझो। दो हमने फैक्टर पढ़ा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तीसरा फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर, तीसरा फैक्टर क्या आता है, प्रेशर। अब प्रेशर का सॉल्युबिलिटी में कोई रोल नहीं होता, तो नो रोल ऑफ प्रेशर, कोई भी प्रेशर का रोल नहीं होता इन solubility of solid in liquid, no rule,
कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं होता है प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, ठीक है। अब चौथा चौथा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर में बहुत सारी बातें तुम्हें समझने को मिलेगा। इस टेम्परेचर पे तुम्हें बहुत सारी बातें समझने को मिलेगा। मतलब ये सारी चीज नोट कर लो पहले। 1 मिनट मैं साइड हो रहा हूँ, नोट करो। चलो मिटा रहा हूँ। लेट लो। दोबारा लिखना पड़ेगा। चौथा फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, तीसरा प्रेशर, चौथा टेम्परेचर। देखो हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ समझने वाली चीज़ है और आप तो समझना चाहिए भैया, समझना चाहिए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सॉलिड, अभी स्टार्टिंग पे मैंने बताया ये जो सॉलिड होगा ये सॉल्यूट होगा, और ये जो लिक्विड होगा ये सॉल्वेंट होगा। हाँ ये बात आपने बताया। मतलब हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है बहुत पहले ही। सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन जान जाओ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो ऐड करो सॉल्यूशन तो बनता ही है। अदर बाय द वे अदर इसमें एनर्जी ऐड होती है। मतलब अगर मैं हीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, हीट एनर्जी अगर हम इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हीट दे दिया जाए तब जाके सॉल्यूशन बने, और ये हीट जो हो रिलीज ना हो, हीट एब्जॉर्ब करे, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। मतलब भैया अगर हीट ऐड हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। मतलब भैया अगर सोल्यूट सॉल्वेंट तो हम मतलब मिलाते सॉल्यूशन बना है, अगर उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब हमने डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है, हर कोई जानता है डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक। अब उसके बाद देखो जब ये चीज होगा मतलब जब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, जब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तब टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब भैया जब रिएक्शन, जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब भैया मैं ये कहना चाहता हूं जब एनर्जी, जब हीट एब्जॉर्ब होगा रिएक्शन में तब वहां पे टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी हम कितना पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब ये बात समझ में आ गया, एंडोथर्मिक है यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगा। मतलब भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड
इन लिक्विड बढ़ेगी। अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो बाय द वे, मतलब यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ गया कि टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी का होगा, सॉल्युबिलिटी के लिए होगा, सॉल्युबिलिटी होगा, और वो भी कितनी सॉल्युबिलिटी हमने जाना है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो मतलब ये बात समझ में आ गया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि मान लो सोल्यूट है, यहाँ पे मान लो सोल्यूट है और सॉल्वेंट तो मिक्स कर दिया जाए और क्या बने, सॉल्यूशन बने, मान ले सॉल्यूशन बने। अरे ठीक है, मानो तो, हाँ मान लिए। अब मान लो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मान लो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाए, तो मतलब यहाँ पे निगेटिव लिख दे रहा हूँ, हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होता है तो वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। तो तब उस समय भैया, तब स्टूडेंट, तब बच्चे लोग, तब प्यारे बच्चे लोग, टेम्परेचर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तब यहाँ पे क्या मैं बोल दूं कि भैया टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कम होगी, सॉलिड इन लिक्विड कम होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा। अरे यार क्या भयंकर कॉन्सेप्ट बता दिए हो, क्या भयंकर कॉन्सेप्ट। मतलब ये केस 2 दे दिया जाए यहाँ पे और यहाँ पे केस फर्स्ट दे दिया जाए, तो केस फर्स्ट में क्या देखा जा रहा है, केस फर्स्ट में देखा जा रहा है कि ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट तो जब ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, तो मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे सॉल्वेंट तो ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, अगर बाय द वे हीट निकलेगी तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो टेम्परेचर इनवर्स होगा सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मतलब टेम्परेचर तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Am I right? समझ में आया बच्चा? हाँ, ये बात तो अब हमें समझ में आया। अब दो चीज मैं और समझाना चाहूंगा, दो चीज हम और समझाना चाहूंगा। ठीक है, अब दो चीज और समझाना चाहूंगा। दो चीज, कौन सी दो चीज समझानी है। पहला, ये मिटा रहा हूं भाई, ये मिटा रहा हूं, मान लो, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूं, इतने में हो जाएगा ना, 1 मिनट रुक जाओ, समझाना पड़ता है ना हर एक चीज। देखो, हाँ, फिर अब 3 चीज समझाने जा रहा हूं। देखो, अब मान लो ले लो NaOH, NaOH तो वाटर में फेंटो, NaOH तो वाटर में फेंटो, फेंट दिया NaOH तो लेके वाटर में फेंट दिया। आगे क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व हो जाने के बाद ये टूटेगा किसमें, Na प्लस और OH माइनस में, और पूरी तरीके डिजॉल्व मतलब समझते हो क्या सर, अपनी अस्तित्व खो दिया। मतलब इतनी तेज पानी में फेंको कि वो टूट जाए, तुरंत पानी में ऐसे NaOH तो लो, फेंक दो, तुरंत Na प्लस OH माइनस टूट जाए, नजर भी ना आ जाए। क्या कौन फेंका था, NaOH फेंका था, नजर भी नहीं आ जाए NaOH। मतलब Na अपने में टूट जाएगा, OH अपने में टूट जाएगा, तुरंत टूटेगा, पानी में फेंकोगे भैया, पानी में फेंकोगे। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये तो दो चीज ये याद रखना, NCERT में भी दी हुई है, पेपर में पूछा है, PYQ में भी पूछा है। तो भैया NaOH जब पानी में फेंके तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक,
प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें एनर्जी निकलती है, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और हमने क्या पढ़ा है, एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो मतलब भैया यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH, सॉल्युबिलिटी 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 ऑफ NaOH बढ़ेगी। हाँ, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है एकदम, कोई दिक्कत भी नहीं। दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल भाई, हर एक चीज नोट करना, ये सारी चीज पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट हैं। मान लो NaNO3 तो ले लो, NaNO3 तो ले लो, ये एक तो पानी में डाल दो, एक तो पानी में डाल दो, तो भैया ये डिसोसिएट कर लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। डिसोसिएट मतलब कुछ न कुछ अपना अस्तित्व बचाए रहते हैं, पूरा ये पूरा अपना अस्तित्व नहीं खत्म करते हैं। कभी भी पानी में डालो कुछ न कुछ अपना अस्तित्व, मतलब अपना NaOH का कुछ न कुछ 20%, चाहे 5%, चाहे 10% बचाए रहते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होते हैं, पूरी तरह नहीं डिजॉल्व होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक में भाई एक मिनट मैंने गलती किया क्या, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी कम होती है। अरे यार, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब टेम्परेचर एक्सोथर्मिक के कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा, ये गलती मैंने किया, ठीक है। और एंडोथर्मिक है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये बात नोट कर लो, NaOH के कंडीशन में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और NaNO3 पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब भैया फिर से मैं बता दे रहा हूँ, गलती हो रही है, NaNO3 के कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, NaOH के कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है भैया, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। हाँ सर, अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया, दो चीज और नोट कर लो, I2 और HI2, I2 और HgI2, ये दोनों नॉट डिजॉल्व, ये कभी भी डिजॉल्व ही नहीं होते। P/2 का क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसलिए बता दे रहा हूँ। I2 जो है नॉन पोलर है, लेकिन जो वाटर है पोलर है। I2 तो कभी भी वाटर में डालोगे तो नहीं डिजॉल्व होता, क्यों, पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में। ये तो I2 नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, जब इन दोनों में मिलाओगे तो भैया डिसोसिएट या डिजॉल्व होंगे ही नहीं, तो मतलब ये दोनों नहीं डिजॉल्व होंगे। समझ में आया कंडीशन हर चीज, हाँ समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब मिटा रहे हैं, तो ये फैक्टर हमने 4 पढ़ लिया, 4 फैक्टर पढ़ लिया। हमने 4 फैक्टर पढ़ लिया है। अब देखो, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉरी अरे अदर्स है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये पढ़ना है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी जो गैस होता है, यहाँ पे जो गैस होगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा, और यहाँ पे लिक्विड जो होगा ये हमेशा सॉल्वेंट होगा, ये हमेशा सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, ये एक बात देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो भैया अब चलो, अब कंटिन्यू देखना, पढ़ाई करना, ठीक है सर, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो ना, ठीक है। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है,
कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होता, हमेशा एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक मतलब क्या समझते हो? डेल्टा एच जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है। अब पहला फैक्टर जो आता है वो टेम्परेचर आता है, फैक्टर जो आता है टेम्परेचर। तो मतलब अब ये यहाँ पे अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब एक्जोथर्मिक होगा। एक्जोथर्मिक कंडीशन में हमने वहां पे क्या पढ़ा था? टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक्जोथर्मिक कंडीशन में हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। याद आ रहा है? हाँ सर, अभी अरे यार अभी तो मिनट पहले हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ये हमेशा, इसमें तो एंडोथर्मिक की बात ही नहीं आ रही क्योंकि ये हमेशा एक्जोथर्मिक ही होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे सीधे से बात जानते हो, टेम्परेचर तो बढ़ाने पे, टेम्परेचर तो बढ़ाने पे हमेशा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड कम होती है, कम होती है। मतलब भैया सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमेशा कम होती है। मतलब यहाँ से तुम्हें क्या कंफर्म हो गया कि टेम्परेचर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गैस इन लिक्विड। मतलब यहाँ पे एक बात मालूम पड़ गया कि भैया टेम्परेचर जो बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है ये बात याद रखो। जो मैं तो आज तुम्हें दिखाने वाला था लेकिन बाई द वे पानी बरस रहा था, नहीं तो मैं पक्का ले आया होता, 100% ले आया होता। मैं आज सोचा था, अब तो हालांकि मैं वो कल दिखाऊंगा, अगले लेक्चर में ले आऊंगा स्प्राइट की बोतल, और फिर मैं दिखाऊंगा सॉफ्ट ड्रिंक में जो CO2 होता है वो हमेशा ठंडे में क्यों रखा जाता है। क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो अंदर की CO2 की कंसंट्रेशन होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब इसी वजह से उसे ठंडक में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी CO2 की बनी रहे। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। अरे यार सुनो, जब तुम ये चीज़ तो देते हो, कोई स्प्राइट की बोतल, थम्स अप की बोतल, कोई भी एज यूजल मैंगो पे मजा, मैंगो वाले पे नहीं होता, शायद स्प्राइट पे होता है, थम्स अप पे होता है, यही सारे चीज़ों पे होता है। उसमें CO2 रहता है। जब उसमें तुम सेट कर दो उसके बाद ओपन करो तो वो बहुत तेजी से उछल के बाहर आता है ना। देखे होते ना, तुमने किया भी होगा, मैंने तो किया है अपने दोस्तों के साथ, किया हूँ काफ़ी। तो मतलब वहां पे क्या होता है, वहां पे यही कंडीशन होता है, टेम्परेचर कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा। टेम्परेचर अगर फ्रिज में रखते हो ना तो टेम्परेचर बहुत लो दिया जाता है और सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो झाग नहीं बनाता है। ठीक है, ठंडा जब उसे CO2 मत सेट करो, सेट मत करो, ऐसे डायरेक्ट खोल दो तो उसमें सेट ना करने पे वो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उतने पे ही रहती है। लेकिन जब सेट कर देते हो तब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो बहुत तेज से फोम बनाने लगता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक मतलब समझ रहे हो ना? ड्रिंक मतलब वही मत समझ लेना 70 रुपए वाले ठेके पे, वो मत समझ लेना। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब समझ लेना कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगा भाई, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगा उसमें ये चीज़ पाई जाएगी। सॉफ्ट ड्रिंक की सॉल्युबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, हमेशा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा एग्जांपल एक्वाटिक फिशेज, एक्वाटिक फिशेज जो होती हैं, एक्वाटिक फिशेज जो होती हैं वो हमेशा 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 कम टेम्परेचर पे रहना चाहती हैं। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग है, AC चलाते हैं लोग, AC चलाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो जो नदियों में जो पानियाँ रहती हैं वो टेम्परेचर की वजह से गर्म होती हैं, उबलने लगती हैं, तो वो जो फिशेस होती हैं मर जाती हैं। तो वो उन्हें मतलब सबसे बेस्ट जो इन्वायरमेंट या उनका एडाप्टेशन बेस्ट ज़रा कोल्ड वाटर में होता है। मतलब ये एक्वाटिक फिशेस जितनी होती हैं वो उनका फेवरेबल कंडीशन कोल्ड वाटर में होता है। तो मतलब लिख दिया जाए भाई, ये चीज़ लिख दिया जाए, कितना हुआ?
चलो लिख दिया जाए, एक्वाटिक फिशेस मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। जो एनटीपीसी का वाटर आता है उसमें इकोसिस्टम में तुम पढ़े होगे बायोलॉजी के इकोसिस्टम में कि जो क्या नाम है एनटीपीसी या इलेक्ट्रिक जहाँ सारी चीज होती है, जहाँ पे क्या नाम है बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने होंगे, वहाँ से जो वाटर निकलता है बहुत हॉट गरम निकलता है। और गरम निकलने की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल होता है सरफेस पे, जब पानी ठंडा होता है ना तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, मतलब वो जीने के चांस, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है 10 गुना। लेकिन जब पानी गर्म हो जाता है तो CO2 का जो ऑक्सीजन का जो वो होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, और जिसकी वजह से फिशेस जो होती है मरने लगती हैं। इसी वजह से कि भैया एक्वाटिक फिश जितनी होती है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हॉट वाटर हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं प्रेशर। दूसरा कंडीशन क्या आता है, प्रेशर। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ के हम पैर पे, मतलब ओ माय गॉड, लाइक दिस। चलो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में।